नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन से अब तक 86 स्टूडेंट्स उत्तराखंड लौटे। 200 से ज्यादा अभी भी यूक्रेन में फंसे। मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को और परिजनों को, साथ ही छात्रों की मदद के निर्देश। उत्तराखंड में माननीयों ने तोड़े नियम। मुख्यमंत्री धामी सहित 44 विधायकों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। आरटीआई में हुआ खुलासा, विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना हर साल जरूरी। उत्तराखंड भाजपा में नहीं थम रही बयानबाजी। किच्छा से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने दिया षड्यंत्र का संकेत। भाजपा नेताओं के सरकार बनाने के दावों पर उठाए सवालिया निशान। उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी। प्रत्याशियों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेजने की अटकलें हुई तेज। हरीश रावत बोले, इस बार भाजपा को नहीं करने देंगे खेल। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क। देहरादून के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में हुए मर्डर का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 मार्च को छात्रा को गोली मारकर हुआ था फरार। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे नागरिकों के उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक राज्य के 86 छात्रों और अन्य लोगों की वापसी हुई है, लेकिन अभी भी वहां पर 201 नागरिकों के फंसे होने की सूचना मिली है, जिसकी लोकेशन भी मिल गई है। उन्हें केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्य सचिव एस संधू ने राज्य सचिवालय में यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि परिजनों और पहचान वालों से मिलकर यूक्रेन में फंसे लोगों की लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि उनकी जल्द से जल्द सकुशल वापसी हो सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद यूक्रेन से अपने वतन पहुंचा छात्र रुड़की पहुंचा। इस दौरान छात्र के सकुशल घर वापस होने पर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो वहीं अपने घर लौटे छात्र मोहम्मद अहमद ने बताया कि 3 दिन के सफर के बाद वो आखिरकार घर वापस आ सका है। साथ ही यूक्रेन के हालत पर छात्र ने बताया कि खौफनाक माहौल के बीच अभी भी कई छात्र वहां फंसे हैं। और रोज़ाना हमले हो रहे हैं, रूस हमले कर रहा है और हालात भी बहुत ख़राब है बच्चों के। और बहुत ज़्यादा बच्चे क्वांटिटी में मोर देन 50% स्टूडेंट आ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनकी जान को अभी भी ख़तरा है। और ये पता नहीं, जैसे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में, हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारा जो है ईस्टर्न यूक्रेन में आता है वो इवानो फ्रैंकी सिटी जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन डर का माहौल वहाँ भी है। वहाँ पर भी 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। सर, जो यूक्रेन के लोग हैं वो हालांकि हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यूक्रेन रूस में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से अपने घर वापस लौटे छात्रों और उनके परिवार ने भारत सरकार का आभार जाहिर किया। दिनेशपुर का रहने वाला अमन राय भी यूक्रेन से लौटा है। अमन के सकुशल घर वापस लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है। अमन ने बताया कि उन्हें वापस आने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में खौफनाक माहौल के बीच अभी भी छात्र वहां फंसे हैं। संपत्ति का ब्यौरा देने के नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी।
इसका खुलासा दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी लेने पर हुआ है। सूचना के अनुसार उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहित 44 विधायकों ने अपना संपत्ति विवरण विधानसभा को नहीं दिया है। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी की ओर से ये सूचना उपलब्ध कराई गई है। नियमानुसार माननीयों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना जरूरी होता है। इसमें 7 मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले भाजपा और कांग्रेसी दिग्गज अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला होने की वजह से उनके दिल भी धक धक कर रहे हैं। इसी बीच सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई है कि कांग्रेस अपने जिताऊ माने जाने वाले प्रत्याशियों को या राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ भेज सकती है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। गोदियाल कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन भाजपा येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करना चाहती है। उत्तराखंड में कांग्रेस दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। उत्तराखंड की किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने भी उनके साथ षड्यंत्र का संकेत दिया। इसी के साथ भाजपा नेताओं के प्रदेश में सरकार बनाने के दावा सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लोग लड़ते हैं। मेरा ही बागी प्रत्याशी लड़े और उन्होंने जो कुछ किया, उनके पीछे कौन लोग थे, सारी बातें मैंने पार्टी फोरम पर रखी है। लेकिन मेरा एक आदत है कि पार्टी की बात हम पार्टी फोरम पर ही करते हैं, मीडिया के सामने नहीं करते। वहाँ भी कुछ संभावनाएं हुई सर इस तरह की, मतलब जरूर हुई हैं। हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है। कांग्रेस में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो होता ही है। मतलब जो 2 बार का चुनाव था, इस बार बहुत परेशानी हुई चुनाव लड़ने में। देखिए, चुनाव तो सारे कठिन होते हैं, किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है आदरणीय हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, वो तो कहते हैं कि हर चुनाव को बिल्कुल गंभीरता से लो और पूरी शक्ति लगाओ। लेकिन जो अपने लोग तो वो विभीषण बन गए थे इस बार। देखिए, विभीषण को इसी दौर में पैदा हुए थे क्या? जब त्रेता युग में, द्वापर में सब लोग पैदा होते रहे हैं, तो इस युग में भी कुछ ना कुछ वही होंगे। देहरादून जिलाधिकारी के नेतृत्व निर्देशन में जिला प्रशासन की ओर से यूक्रेन में फंसे राज्य और जिले वासियों को वापस लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों का अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के मिश्रा ने माला पहनाकर स्वागत किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। यूक्रेन से मेडिकल छात्र मनीष राणा, सागर सैनी, वत्सला लाविस तथा योगिता कीव वापस लौटे। यूक्रेन से आया हूँ और काफ़ी कठिन परिस्थितियों से हम वहाँ से निकल कर आए हैं। और मैं सरकार का, एम्बेसी का और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ से काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। उन्होंने हम, जैसे कि मैं हंगरी से आया हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने बसेज अवेलेबल कराई, जिसके माध्यम से हम बुडापेस्ट की तरफ चले और वहाँ से हम एयरपोर्ट गए और उधर से फिर हमें उत्तराखंड के श्रीनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दरअसल सराफ धर्मशाला के पीछे नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार नवजात 7 से 8 दिन का होना बता रही है। फिलहाल पुलिस पूरा मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 3 मार्च को हुई सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में सनसनीखेज मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस दौरान एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का पटाक्षेप किया। एसएसपी ने बताया कि सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के छात्र आदित्य तोमर कोसी कॉलेज की छात्रा वंशिका की गोली मारकर वो फरार हो गया था। इस मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से युवक को शिवगंगा एनक्लेव के पास से हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
देखिए, ये 3 फरवरी जो कि कल था, कल की बात है कि एक मेल स्टूडेंट के द्वारा एक फीमेल स्टूडेंट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने वहां पर मौका मुआयना किया था। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें गठित की गई थी कि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आज अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जहां तक अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ से जो हम अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं कि किसी फोटो पर कमेंट करने के चलते दोनों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा इससे माफ़ी मंगवाई गई थी, जिसके के कारण ये व्यथित होकर इसके द्वारा ये कृत्य कारित किया गया है। इसमें और क्या क्या एंगल थे उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी पहलू अगर मिलते हैं तो उन पर विवेचना की जाएगी। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में लगी सोलर फेसिंग में लगे स्टेबलाइजर और बैटरी चोरी होने के मामले में लोगों ने कार्रवाई की मांग की है और इसको लेकर ग्राम प्रधान के साथ गांव वाले कोतवाली थाने पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई। उधमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश जोशी के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन क्षेत्रवासी लालकुआ कोतवाली पहुंचे और पुलिस को बताया है कि सोलर फेसिंग के लिए लगाई गई बैटरी और स्टेबलाइजर की चोरी हुई थी, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। ग्राम प्रधान रमेश जोशी ने कहा कि सोलर फेसिंग की वजह से आबादी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों का आवागमन लगभग बंद हो गया था, लेकिन बैटरी और स्टेबलाइजर चोरी होने से आबादी वाले क्षेत्र में फिर से जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है पुलिस स्टेबलाइजर और बैटरी की चोरी का खुलासा कर चोरी हुए सामान को जल्द ही बरामद किए, इससे सोलर फेसिंग की व्यवस्था सुचारू हो सके। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट कूपी गांव में बाघ के हमले में महिला की मौत होने के बाद वन विभाग हरकत में आया है। यहां वन विभाग ने बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए 2 पिंजरे लगाए हैं। इसी के साथ विभाग ने बाघ को ट्रैक करने के लिए कैमरे भी लगाए। दरअसल महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। महिला की मौत के बाद डीएफओ अल्मोड़ा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की राहत राशि का चेक सौंप दिया है। इसके बाद ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग और जरासी रेंज के वन कर्मियों की 2 टीमें लगातार पूरे क्षेत्र में गश्त कर रही है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र के गर्मी के चरम सीमा पर आते ही पानी की तलाश में वन्यजीव तराई वाले क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन प्रभाग के परतरामपुर में गर्मी के मद्देनजर वन्यजीवों के पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिससे वन्यजीवों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी मिल सके। वाइल्ड लाइफ जो है हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है और जो आबादी की ओर आ जाता है, तो हमारे वहाँ जो है 10 से 15 वाटर हॉल बनाए गए उनको गर्मी की वजह से पानी पीने के लिए, जिसमें जो है कुछ नेचुरल स्रोत हैं, कुछ जगह हम लोग टैंकरों से पानी डालते हैं ताकि उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो, ना आबादी का रोक करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि वाइल्ड लाइफ जो है जंगलों में ही रहे, आबादी में ना आए। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि क्षेत्र में पानी नहीं होता, पानी के चक्कर में आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर वन्यजीव हिंसाएँ बढ़ती हैं। इसलिए हमारे विभाग द्वारा जो है बहुत अच्छी कार्रवाई जो भी वाटर होल वगैरह की सुविधा दी है, उसमें हम लोग टैंकरों से या नेचुरल स्रोत से कि नाले से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हाथी, टाइगर, वाइल्ड लाइफ, लेपर्ड वगैरह जो है, हिरन, अन्य प्रजातियाँ जो भी वन्यजीव संबंधित है उनको परेशानी ना हो। स्वागत है रक्तदान के साथ नेत्रदान करने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने वाले लॉयंस क्लब ऋषिकेश के प्रयासों से अब तक 224 नेत्रहीन इस दुनिया के सुंदर नजारे देखने लगे हैं। इनमें यमकेश्वर निवासी 11 वर्षीय बालिका को भी शामिल किया है, जिसने इस दुनिया के सुंदर नजारे देखने के बाद अपना अनुभव शेयर किया। यमकेश्वर से ऋषिकेश पहुंची 11 वर्षीय सरिता द्विवेदी ने लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि की पूरी टीम का आभार जाहिर किया। सरिता के अनुसार बचपन से ही उसे दिखाई नहीं देता था। 3 साल की उम्र में चिकित्सकों ने भी कार्निया लगाए बगैर शायद दुनिया को कभी नहीं देखने की बात कही थी, लेकिन अब सरिता को दुनिया देखने का मौका मिला है। सरिता ने सभी का आभार जाहिर किया।
ऐसा है, लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि को यमकेश्वर ब्लॉक की जो प्रधान है रितु खंडूरी जी, उन्होंने हमें अप्रोच किया था क्योंकि इनके परिवार वाले पिछले 6 साल से भटक रहे थे। तो रितु खंडूरी ने हमारे गोपाल नारंग जी से अप्रोच किया था। तब हमने एम्स के डॉक्टर नीति गुप्ता से कांटेक्ट किया और उसके बाद हमारे प्रयास सफल हुए और इनको आंखें मिली। अब जैसा कि बच्चे ने भी कहा है और मैं लायंस क्लब का तो ये प्रयास रहा ही है, क्योंकि हमारे प्रयास से अब तक हम 224 जोड़ी नेत्रदान करा चुके हैं। तो हम भी यही अपील बार बार यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान करें ताकि इसी तरह के बच्चे आगे और देख सके और देश का भविष्य उज्जवल हो सके। हल्द्वानी की एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बुखानी थाना क्षेत्र में हुई साइबर ठगी के मामले में एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए इन अभियुक्तों ने 19 लाख रुपए साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको एसटीएफ ने 3.5 लाख और कई पासपोर्ट, एटीएम कार्ड के साथ दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इस दौरान सीईओ एसटीएफ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मुखानी थाने में 19 लाख रुपए की साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने फेसबुक के जरिए ठगी की थी। इसके बाद एसटीएफ ने जांच की और 2 शातिर अभियुक्तों को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया। इनके कनेक्शन नाइजीरियन ठगों से भी हैं, जिनको ये भारतीय बैंकों के खातों में रकम उपलब्ध कराते थे। देखिए, ये अक्टूबर एंड से यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हमारा कुमाऊं का है, उसमें एक विवेचना चल रही थी जिसमें वादी के 19 लाख रुपए ठग लिए गए थे फेसबुक के माध्यम से। तो इसमें पूरी विवेचना चल रही थी टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से।